राजीव शुक्ल जी, आलोक पुराणिक जी, अर्चना चतुर्वेदी जी, हमारे मित्र और बहुत अच्छे कवि आपके प्रोफेसर जसपाल त्यागी जी, उत्कर्ष गर्ग जी, जसवीर त्यागी जी और प्रिंसिपल साहब। अगर जसपाल भी कहेंगे तो चल जाएगा, बैंक का कार्यक्रम है वो चल चलो। अच्छे मित्र हो। तो मित्रों, एक शेर से बात मैं शुरू कर रहा हूँ, कथे से बात शुरू कर रहा हूँ कि आज की रात बड़ी गर्म हवा चलती है। आज की रात बड़ी गर्म हवा चलती है। आज की रात हमें नींद नहीं आएगी और मैं भी चलूँ, तुम भी चलो, वो भी चले। मैं भी उठूँ, तुम भी उठो, वो भी उठें। इसी दीवार में खिड़की कोई खुल जाएगी। इसी दीवार में खिड़की कोई कैफी साहब के इस कथे को सुनाने के पीछे एक विशेष कारण है। ये जो माहौल है, ये जो वातावरण है, ये जो कुछ भी हो रहा है आज, और उस समय में हम परसाई को याद कर रहे हैं। परसाई को याद करने की एक अपनी विशिष्ट वजह है। परसाई को पहली बात तो मैंने चूंकि युवाओं को देख रहा हूँ, मैं आज विद्वता ना दिखाकर मैं आप लोगों से कुछ बात करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बहुत मुश्किल से किसी साहित्यिक कार्यक्रम में ये बच्चे मिल पाते हैं। मैं प्रिंसिपल साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ इस बात के लिए कि इतने सारे बच्चे मुझे दिए हैं कि जो सुने, और इनमें से कुछ लोग भी अगर परसाई को सुनकर, परसाई के बारे में सुनकर कुछ कर सके तो शायद वो बेहतर मनुष्य बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। मित्रों, परसाई को पढ़ना क्यों जरूरी है? परसाई को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप अच्छाई और बुराई में फ़र्क करना जानते हैं तो परसाई को पढ़िए। आप शोषक और शोषित के बीच की जो छोटी सी सूक्ष्म सी रेखा है, अगर आप उसे पहचानने की कुव्वत रखते हैं, चाहते हैं कि आप उसे पहचान जाएं, तो आप परसाई को पढ़िए। और आप परसाई को इसलिए भी पढ़िए कि जब भी आपको लगे कि पूरी तरफ कमज़ोरी का वातावरण बन रहा है, पूरी तरफ डर का वातावरण बन रहा है, उस समय आप अगर अपने आप को निर्भीक दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप तटस्थ भी रहें, निर्भीक भी रहें और शोषक के खिलाफ भी खड़े हों, तब आप परसाई को पढ़िए। आपको परसाई को पढ़ना पड़ेगा। परसाई, बहुत सारे लेखक हुए हिंदी में, बहुत अच्छी बात कही अर्चना चतुर्वेदी ने कि परसाई दूसरा नहीं हुआ। अजातशत्रु हुए, अजातशत्रु ने लिखना बंद कर दिया, तो दूसरा परसाई नहीं हुआ। कारण यह है कि जब आप परसाई बनने की की कोशिश करते हैं या परसाई के कदमों के निशानों पर चलने की कोशिश करते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। पहली बात कि आपको विसंगति, जो परेशानियां हैं, अव्यवस्थाएं हैं, विद्रूप हैं, उनकी जड़ों की खोज में जाना पड़ता है। अगर आप झील पर कविता लिख रहे हैं तो आप झील के बाहर बैठकर कविता नहीं लिख पाएंगे। आपको झील पर कविता लिखने के लिए झील के अंदर उतरना पड़ेगा। और जब आप उतरते हैं, जब आप विसंगति के तह में जाते हैं, विसंगति की जड़ में जाते हैं और उन जड़ों को पहचान कर, उनके उस को पहचान कर, जब आप उन पर बिना डरे, बिना किसी तनाव के, और सच कहूँ तो अपने शिल्प को भी दांव पर लगाकर जब आप उन पर तीखा प्रहार करते हैं, ऐसा प्रहार करते हैं कि वो जो चेहरे, छुपे हुए चेहरे हैं, वो अनावृत हो जाएं, उनकी पोल खुल जाए, तब आप परसाई को पढ़ने का, सही मायने में परसाई को पढ़ने के आप पात्र बनते हैं। परसाई बनना, परसाई का पाठक बनना, दोनों ही बड़ी चीज़ें। हम सारे लेखक परसाई के बाद की पीढ़ी बनने में गर्व तो महसूस करते हैं, लेकिन हम शायद वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। हम कोशिश कर रहे हैं, सब लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ना तो हमारे पास वो निर्भीकता है। अब बड़ा आश्चर्य की बात है,
आपको आश्चर्य होगा कि परसाई की सबसे बड़ी शक्ति है उनका राजनीतिक व्यंग। परसाई की बहुत बड़ी शक्ति है उनका धार्मिक विसंगतियों पर व्यंग। परसाई की बहुत बड़ी शक्ति है उनका सामाजिक विसंगतियों पर उतना तीखा व्यंग जिस पर आप बात करते हुए भी घबराएंगे। और परसाई उस समय लिख गए। राजनीतिक व्यंग अखबारों पत्रिकाओं से गायब हो गया। आपको किसी अखबार पत्रिका में राजनीतिक व्यंग नहीं लिखेगा। बहुत बड़ी बात। और हम में से किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया। विरोध हुए तो प्रतीकात्मक विरोध हुए। और परसाई प्रतीकात्मक विरोध ही नहीं करते थे, परसाई नाम लेकर भी विरोध करते थे। जो लोग परसाई को जिन्होंने पढ़ा है और जो लोग परसाई को पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ें कि निर्भीकता, जुनूनमुक्ता, सरोकार परकता और उन सब के बाद तीखा प्रहार करने की क्षमता कैसे आती है किसी लेखक के व्यंग्य में। तो आप परसाई को जरूर पढ़ें। विशेष रूप से मैं युवाओं से कहूँगा कि अगर आपको हिंदी में सिर्फ किसी एक व्यंग्यकार को पढ़ना हो तो कृपया आप परसाई को पढ़ें। बहुत सारी चीज़ें परसाई छोड़ते हैं। आइए मनोरमा जी, लेट आई, अच्छा हुआ। जब आप मैं कहा था, मैं मनोरमा जी पे अटक गया मैं जी। तो मैं बात कर रहा था कि हम कई चीज़ देखते हैं परसाई के पहले भी परसाई के बाद भी। अगर मुझसे कोई कहे कि मैं पूरे साहित्यिक परिदृश्य में हिंदी के जो परिदृश्य है, लेखन का जो परिदृश्य है, गद्य का जो परिदृश्य है, उसमें से अगर मुझे 4 व्यंग्यकार चुनने हों तो मैं पहले नंबर पे चुनूंगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को। दूसरे नंबर पे मैं चुनूंगा शिव शंभू के चिट्ठे वाले बाल मुकुंद गुप्त को। तीसरे नंबर पे मैं चुनूंगा लेफ्टिनेंट पिक्सन की डायरी वाले बेढप बनारसी को। और चौथे नंबर पर मैं चुनूंगा हरिशंकर परसाई को। और 5वें नंबर को मैं अभी तक खोज रहा हूँ। हमने कहा परसाई बहुत बड़े लेखक हैं, परसाई को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। परसाई को पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि वो आदमी अपने शिल्प को दांव पर लगा देता है। परसाई कभी बैठे ठाले के लिए नहीं लिखता। परसाई की कोई सी भी आप रचना उठाकर देख लीजिए, कोई सी भी रचना आप, चाहे आप एक लड़की 5 दीवाने देखिए, इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर देखिए, वो रचनाएं जो शुरू में हास्य रचना का भ्रम देती हैं, लगता है कि हास्य रचनाएं हैं। इंस्पेक्टर माता दिन का बॉस कहता है कि जब तुम चांद पर जाओ तो वहाँ से पैर के नखून रगड़ने वाला पत्थर लेते आना, मैम साहब को चाहिए। शरारतन चल रहा है, पूरा व्यंग शरारतन चल रहा है। लेकिन परसाई शरारत करने के लिए, परसाई हंसाने के लिए, परसाई मनोरंजन करने के लिए व्यंग नहीं लिखते। परसाई आपके दिल में छेद करने के लिए व्यंग लिखते। कोई रचना, एक लड़की 5 दीवाने इस तरीके से चलती है, रचना ने बोला भी उसके बारे में, इस तरह से चलती है कि लगता है रचना हास्य रचना है ना। बिल्कुल हंसाते हंसाते चलेगी और चीज़ों को छेड़ते छेड़ते चलेगी, लेकिन अंत तक आते 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 वो रचना एक गंभीर व्यंग में, एक सूक्ष्म गंभीर व्यंग में कन्वर्ट हो जाती है। ये कन्वर्जन बहुत सारे व्यंगकारों के बस की बात नहीं है। अगर आप मुझसे कहें कि परसाई, शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल, रविन्द्रनाथ त्यागी और बाकी साहित्यकारों का मैं तुलनात्मक अध्ययन करूं तो मैं निसंदेह कहूँगा शरद जोशी शिल्प के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ है। शरद जोशी विविधता के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ है। शरद जोशी ने जितना लिखा है परसाई ने शायद उससे बहुत कम लिखा है। और अगर आप कॉलम राइटिंग की बात भी क्या, हमारे पास आज बहुत बड़े कॉलमिस्ट बैठे हुए हैं, आलोक पुराणिक, तो कॉलम के तौर पर भी परसाई से कहीं बहुत बेहतर शरद जोशी रहे। लेकिन परसाई और बाकी सभी लोगों को जो एक चीज़ अलग करती है उसका नाम है व्यंग्य की दृष्टि। परसाई की जो व्यंग्य दृष्टि है वो शोषक और शोषित के बीच के सूक्ष्म अंतर को परिभाषित कर देगी, हमेशा शोषित के साथ खड़े होने की, हमेशा
कोशिश करने की कि जहाँ पर भी विसंगति है, विद्रूप है, अव्यवस्था है, उनकी जड़ों में जाने की और उनकी जड़ों में इस प्रकार से मट्ठा डालने की, वो जड़ें सूखें या ना सूखें, लेकिन उनके खिलाफ एक ऐसा माहौल तो तैयार हो जाए कि जो माहौल आने वाले समय में उन जड़ों को खत्म करने में योगदान दे सके। कौन करेगा? करेंगे आप। कब करेंगे? जब आप पढ़ेंगे। अब तो पढ़ते ही नहीं, अब तो फेसबुक पर देख रहे हैं, अब तो इंस्टाग्राम पे लगे हैं। थोड़ा निकलिए, थोड़ा निकलिए, देखिए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बेहतर मनुष्य बनने की ओर ले जाती हैं, जो आपको एक निर्भीक मनुष्य बनने की ओर प्रेरित करती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पीछे के दरवाजे हमेशा कष्ट देते हैं। ये सामने का है मेरे तो पीछे का हाँ, मैं कहाँ था? मैं मित्रों, मैं यहाँ पर आप लोगों से, विशेष रूप से युवाओं से, मैं आपका आह्वान करता हूँ, आप फेसबुक वगैरह सब कुछ कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि पढ़िए भी। पढ़ें तो क्या पढ़ें? इसकी आवाज़ एकदम बढ़ गई है क्या? कैसा रहा? ये सारे प्रयोग तुम्हारे साथ हो रहे हैं। ये प्रयोग परसाई जी के साथ भी हुए थे और कई बार उनकी टांग के साथ भी हुए थे। जी मित्रों, मैं आप ही लोगों से फिर दोबारा से मुखातिब हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप पढ़ें, आप परसाई को पढ़ें। परसाई को किस लिए पढ़ें, मैं इस बात पर भी बात करता हूँ। मैं इस बात पर भी बात करता हूँ कि परसाई में बाकी लोगों में फर्क क्या है। अब आप देखिए, ऐसा नहीं ये परसाई व्यंग के भगवान हैं सब, हाँ, ऐसा नहीं कि परसाई व्यंग के भगवान हैं। पहली बात तो ये है कि कोई भी लेखक आलोचना से परे नहीं होता। ना तुलसी है, ना मीर है, और ना ही परसाई है। परसाई भी आलोचना से परे नहीं है। परसाई जहाँ जहाँ तटस्थ होकर बात करते हैं, परसाई सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन परसाई जब एक विशिष्ट रंग का चश्मा लगाकर चीज़ों को देखते हैं तो परसाई कष्ट भी देते हैं। हमको उस कष्ट से बचना है, क्योंकि जब वो लाल रंग का चश्मा कई बार लगता है तो कई बार चीज़ें थोड़ी उसी रंग की हो जाती हैं। क्योंकि परसाई, अब हम कई बार क्या होता है कि हम कबीर के साथ परसाई की तुलना करते हैं। हम कहते हैं कबीर और परसाई दोनों कई जगह पर मिलते हैं, और प्रेम जी ने तो लगभग शोध किया हुआ है इस विषय पर। हमने कहा दोनों एक हैं। कबीर विशेष रूप से जो धार्मिक विसंगतियां हैं उनके सबसे बड़े आलोचक हैं। सबसे ज़्यादा प्रहार अगर किसी ने किए हैं तो कबीर ने किए हैं। लेकिन कबीर राजनीतिक विसंगतियों पर नहीं है। राजनीतिक विसंगतियों का सबसे बड़ा लेखक परसाई है। और अगर धार्मिक विसंगतियों की दोनों की बात करें, दोनों की धार्मिक विसंगतियों की बात करें कि परसाई की भी धार्मिक विसंगतियाँ और इनके समय की कबीर के समय की भी धार्मिक विसंगतियाँ आपको देखेंगे। कबीर लिखते हैं कांकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बरा है, उस पर चढ़ मुर्गा, उस पर चढ़ मुल्ला बांग दे का बहरा हुआ खुदा है। अच्छा, एक बात कह दी, उसके बाद कहा कि पान बूझे हरी मिले तो मैं बूझू पहाड़, ताते या चाकी भली पीस खाए संसार। लेकिन जब परसाई ऐसी बातों पर लिखने के लिए आते हैं, धार्मिक विसंगतियों पर लिखने के लिए आते हैं, तो परसाई को सिर्फ भाई बहुत बढ़िया बात कर रहा था, अलग बात कर रहा था। जब परसाई इन सब विसंगतियों पर लिखने के लिए आते हैं तो परसाई का लाल रंग का चश्मा उन्हें सिर्फ वैष्णव की फिसलन ही देखने देता है। ये चीज़ें इन पर बोला
बोला नहीं जाता। हमने सोच रखा है कि साहित्यकार आलोचना से परे हो गया, तुलसी आलोचना से परे हो गया, वाल्मीकि आलोचना से परे हो गया। नहीं, आलोचना से परे कोई नहीं होता। लेकिन परसाई इसलिए परसाई है कि परसाई आपको आदमी से इंसान में कन्वर्ट करने की कला सिखाता है। परसाई आपको निर्भीकता सिखाता है। परसाई वो व्यक्ति है जो कहता है कि ये तो विसंगति है और इस विसंगति के साथ मैं खड़ा हूँ। आप इस विसंगति के पत्ते देख रहे हैं, मैं इसके मूल की तलाश कर रहा हूँ और मैं इसके मूल में जाऊँगा नहीं, इसकी सतहों को हिलाऊँगा नहीं। मैं इस मूल के में जाकर इसकी सतहों को, इसकी जो जड़ें हैं उन पर कुल्हाड़ी चलाने की कोशिश करूँगा। और ऐसे समय में मैं सपाट बयानी हो जाए कोई बात नहीं, मेरा शिल्प बिगड़ जाए कोई बात नहीं, मेरी आप देखेंगे जिन लोगों ने पढ़ी है इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, वो रचना अच्छी भली विट और आयरनी के साथ जुगलबंदी करते हुए आगे चलती है। और जब रचना समाप्त होती है तो रचना पूरी तरीके से सपाट हो जाती है, क्योंकि परसाई ने वो रचना आपको हंसाने के लिए नहीं लिखी थी। परसाई ने अपने शिल्प का त्याग कर दिया, परसाई ने अपनी पठनीयता का त्याग कर दिया, परसाई ने अपने बेहतरीन व्यंग्यकार होने का त्याग कर दिया। परसाई ने सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखी कि उसका लक्ष्य क्या है, उसका लक्ष्य विसंगति पर प्रहार है। तो मित्रों, मैं शायद लंबा हो रहा हूँ, मैं बस आपको एक शेर सुनाकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम जिधर भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। नमस्कार। सर, बहुत बहुत धन्यवाद।